असलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद डॉक्टर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स होते क्या हैं? आइसोमर्स होते हैं वो कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन उनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फार्मूला सेम होगा लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर इन 3D स्पेस होगा वो ज़रा डिफरेंट होगा और इनको हम आइसोमर्स कहते हैं और ये जो फिनोमेना है इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जो आइसोमेरिज्म है ये हमारे पास दो मेन टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जब हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनके पास सेम उनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है लेकिन उनका एटम्स का जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो ज़रा डिफरेंट होता है जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म होती है। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की भी टाइप्स हैं फर्दर, लेकिन उन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले अगर हम सबसे पहले देखें तो कायरल सेंटर की बात करेंगे। तो कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर जो है कायरलिटी अगर हम बात करें तो कायरलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। अब हम इसकी एग्जांपल को देखें, हम कायरल कार्बन की बात करते हैं बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड कायरल कार्बन। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से हम एक सेंट्रल लाइन पास करें और वो जो दो हाफ्स में डिवाइड हो वो दो हाफ्स बिल्कुल सेम हो तो हम कहते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर उसमें जो दो हाफ्स बने वो बिल्कुल सेम ना हो तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। जैसे अगर हम एक अपने हैंड्स की बात करें, दोनों हैंड्स की, तो अगर हम इनके दरमियान से एक सेंट्रल एक्सिस पास करें तो इनमें कायरलिटी है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये एसिमेट्रिक हैं और कायरल हैं। कायरल मींस डिफरेंट, एसिमेट्रिक मींस डिफरेंट। तो ये हमारे हैंड्स कायरल होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कायरल कार्बन की, हम ज़्यादातर बात करते हैं कि हमारे पास कायरल कार्बन या कायरल सेंटर होता है। तो कायरल कार्बन पे हम अगर आएँ, कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स या ग्रुप्स एटम से जो है कनेक्टेड हो। अब एक कायरल कार्बन जो है वो, उसके अगर आप देखें 4 बॉन्ड्स हमारे पास कार्बन बनाता है तो उसके चारों के चारों जो अगर वो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से अटैच्ड हो तो हम कहते हैं वो कायरल कार्बन है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखें तो ये कार्बन कायरल है। कायरल कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। अगर कायरल है कोई चीज़ तो वो एसिमेट्रिक होगी, अगर वो सिमेट्रिक है तो फिर वो कायरल नहीं होगी, वो ए कायरल होगी। अब इसको छोटी सी ट्रिक याद रखने की कि अगर एक के साथ ए आ रहा है तो दूसरे वर्ड के साथ ए नहीं आएगा। जैसे अगर ए सिमेट्रिक है तो वो कायरल होगा, ए कायरल नहीं होगा। और अगर सिमेट्रिक है, अब सिमेट्रिक के साथ ए नहीं आ रहा तो वो ए कायरल होगा, इधर हम कायरल के साथ ए लगाते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें आइसोमेरिज्म की, मैं बता रही थी 2 टाइप्स होती हैं। तो आइसोमेरिज्म की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स में हम पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हम किन्हें कहते हैं कि अगर हम उनको अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करें। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है कि जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसकी सारी जो रेज हों, दे आर ऑल ओनली मेड टू वाइब्रेट इन वन प्लेन, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। और अगर हम उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उस अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में से पास करें और जो हमारे पास नेक्स्ट उसमें से पास होने के बाद जो सैंपल आ रहा है अगर उसमें भी लाइट का जो पोलराइज्ड लाइट है वो उसी डायरेक्शन में है उसकी वाइब्रेशन, तो इसका मतलब हमारा सैंपल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर वो उस प्लेन ऑफ लाइट को रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो इसका मतलब है हमारा जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कौन से सैंपल्स होते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है? वो सारे सैंपल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हमारे पास यही है कि अगर कोई भी सैंपल या कोई भी कंपाउंड जो है वो लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है तो उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं और इस फिनोमेना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब 2 तरह से वो रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अगर वो राइट साइड पे कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और ये पॉजिटिव टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। और अगर वो उसको लेफ़्ट साइड पे कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो उसको हम लिवो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं और ये एक नेगेटिव आइसोमेरिज्म, हम इसके साथ नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं। और ये दोनों आइसोमर्स लिवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी यहाँ में आपस में जो हैं इनएंशियोमर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर एंड लिवो रोटेटरी एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, हम इनको इनएंशियोमर्स भी कहते हैं।
अब याद कैसे रखें कि लिवो रोटेटरी जो है वो किस तरफ डायरेक्शन में रोटेट करता है। अगर आप गौर करें तो लिवो रोटेटरी आइसोमर जो है वो लेफ़्ट पे अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो तो हम उसको लिवो, एल से लेफ़्ट, एल से लिवो। तो आप इसको आसानी से इस तरह याद रख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा लेफ़्ट साइड पे। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स की एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास लैक्टिक एसिड आ जाता है जिसका फॉर्मूला है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो इसकी आप ये देखें पिक्चर्स, तो इसमें इसके जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये शो करता है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस बना देता है। इसमें जो कार्बन है हमारे पास वो हमारे पास कायरल कार्बन, जो इधर हम सेंट्रल कार्बन देख रहे हैं ना, एक साइड पे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच है, एक साइड पे OH ग्रुप, देन एक साइड पे मिथाइल ग्रुप एंड देन हाइड्रोजन। ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स या एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो ये कायरल कार्बन है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। इसी तरह टार्टरिक एसिड है, उसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाती है। टार्टरिक एसिड का फार्मूला है 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। अब इसका नेम इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप देखें 2,3 डाईहाइड्रोक्सी यानी सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप लगना है, और ब्यूटेन डायोइक एसिड है यानी 4 कार्बन पे कंसिस्ट करेगा, और डायोइक का मतलब है कि 2 COH ग्रुप्स होंगे। तो ये इट्स सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर फ़ौरन बन जाता है। नेक्स्ट अब देखें हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो मैंने एल्कीन्स इसलिए पहले कराया ताकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म थोड़ा आसान हो। एल्कीन्स में ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ज़्यादा होता है, या सिंगल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है, जो हमने साइक्लो एल्केन्स पढ़े थे उनमें। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एल्कीन्स में क्यों होता है? क्योंकि एल्कीन्स का जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब ये कैसे पता चला sp2 हाइब्रिडाइज होता है जो डबल बॉन्डिंग कार्बन एटम है? क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड बन गया, उसमें हम सिंगल हाइब्रिडाइजेशन काउंट होती है, ठीक है, S। अब जो उसने साथ वो 2 ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ या एटम्स के साथ हाइड्रोजन्स के साथ अटैच हो सकता है, तो P2 sp2 इस तरह पता चल जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब जो हम बात करें कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है? ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है अबाउट द डबल बॉन्ड्स यहाँ साइक्लिक कंपाउंड्स में। तो ये एल्कीन्स में क्यों होती है? क्योंकि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब आप देखें इसमें एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा है आप 2 कार्डबोर्ड्स को ले लें और उनको एक पिन के साथ कनेक्ट कर दें, तो आप उन्हें ईजिली रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसमें से दूसरी पिन भी पास कर देंगे ना, तो आप उनको ईजिली रोटेट नहीं कर सकेंगे, फिर आप वो दोनों इकट्ठे ही रोटेट होंगे अगर होंगे भी। तो इस वजह से जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये रोटेशन को ख़त्म कर देता है। डबल बॉन्ड जो है उसकी वजह से रोटेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। इस वजह से वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशंस होती हैं उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो होती है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, कि ईच जो है एल्कीन्स जो होती हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं। और दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ना, वो 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से अटैच हो। जो डबल बॉन्ड में दोनों कार्बन एटम है, एक उनमें से ईच कार्बन एटम जो है वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो, तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब नेक्स्ट सिस फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफॉर्म क्या होती है? अब ये आप स्ट्रक्चर्स देखें तो इनमें सिस फॉर्म वो होती है जिस पे दोनों बल्की ग्रुप्स जो हैं वो एक साइड पे हों, तो उसको हम सिस फॉर्म कहते हैं। अब बल्की ग्रुप्स क्या होते हैं? बल्की ग्रुप्स होते हैं जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम बल्की ग्रुप्स, जो हैवी ग्रुप्स होते हैं। अब सिस फॉर्म में वो दोनों एक साइड पे होते हैं, ट्रांस में वो दोनों सेपरेट साइड्स पे होते हैं, ठीक है, ऑफ द डबल बॉन्ड। अब इसमें हम अगर बात करें कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इसमें जो है ट्रांसफॉर्म वो ज़्यादा स्टेबल होगी। मैंने आपको एल्कीन्स में भी बताया ट्रांस ज़्यादा स्टेबल क्यों होगी, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस या रिपल्जन कम होगी। जबकि सिस में दोनों हैवी ग्रुप्स एक साइड पे हैं, तो दोनों की रिपल्जन ज़्यादा होगी, स्टीरिक रिपल्जन्स, तो उसकी वजह से जो सिस फॉर्म है वो कम स्टेबल होती है। और इंटर कन्वर्जन इनकी पॉसिबल है ऑब्वियसली। अगर हम ज़्यादा हीट देते हैं तो वो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और जब हम फिर टेम्परेचर ज़रा लो करते हैं, थोड़ी कूलिंग करते हैं, तो दोबारा जब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें दो मिक्सचर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे ट्रांस फॉर्म भी प्रेजेंट हो सकती है एंड सिस फॉर्म भी प्रेजेंट हो सकती है। अब एग्जांपल्स इसकी ब्यूटेन डायोइक एसिड आ सकता है इसकी एग्जांपल में, एंड इसकी एग्जांपल में सिस 3 हेक्सीन एंड ट्रांस 3 हेक्सीन आ सकता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर हम देखें साइक्लिक कंपाउंड्स में कैसे होती है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है इसमें हम देखते हैं कि
इसमें भी यही केस है, इसमें इस वजह से होती है क्योंकि इसमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर रोटेशन होगी ना तो ये रिंग स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये लोग, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें 2 अदर ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए हाइड्रोजन के अलावा रिंग में, और वो दोनों ग्रुप्स 2 अलग कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच होने चाहिए। अब ये आप स्ट्रक्चर्स देखें तो इसमें जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसमें सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो हो रही हैं क्योंकि उसमें 2 कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन के अलावा 2 ग्रुप्स अटैच हैं। लेकिन नीचे वाला देखें तो उसमें एक ही कार्बन एटम्स के साथ 2 ग्रुप्स अटैच हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें एक ही कार्बन एटम्स के साथ 2 सेम ग्रुप्स अटैच हैं। लेकिन ऊपर वाले में अगर हम देखें तो 2 अलग कार्बन एटम्स के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो उसमें सिस एंड ट्रांसफॉर्म हमारे पास बन रही है। नेक्स्ट हम बात करें अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है जो कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल की वजह से होती है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट करते हैं तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स हैं जिनमें फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब कि चेन की कितनी लेंथ है, डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जिस तरह हम कहते हैं ना ब्रांच चेन। तो एन, अब इसमें एग्जांपल है एन पेंटेन। एन पेंटेन इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर, फुल स्ट्रेट चेन। देन हमारे पास आइसोपेंटेन आता है जिसमें सिंगल ब्रांच होती है। देन हमारे पास नियोपेंटेन आ जाता है जिसमें 2 ब्रांचेस होती हैं। तो ये सब एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। इनका से फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेन ऑफ कार्बन आइटम डिफरेंट है। देन आता है पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म किसकी वजह से होती है? ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं, अब इसमें आप देखें 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन की मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। अब 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्डेड जो कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 ब्यूटीन में वो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ है, 2 ब्यूटीन में वो सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम के दरमियान है। तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, इनका भी मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नेम से पता चल रहा है इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा लेकिन मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा। अब इसकी जो एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वो उसमें हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनमें हमारे पास कीटोन एंड एल्डिहाइड आ जाते हैं। ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इनका मतलब फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होता है। कीटोन में हमारे पास C डबल बॉन्ड O होता है और एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH होता है। उसके अलावा हमारे पास एस्टर एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हमारे पास क्या होती है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखें 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन, फार्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। सर जस्ट डिफरेंस क्या है कि 2 पेंटेनोन में जो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसकी एक साइड पे 1 एल्काइल ग्रुप है CH3 है मिथाइल, और दूसरी साइड पे 3 कार्बन एटम्स है। जबकि 3 पेंटेनोन में देखें हम तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी दोनों साइड पे 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो ये इनका फार्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, जस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे। तो इनको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। अब टोटोमेरिज्म क्या होता है कि ये होता है जस्ट ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट कर जाता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। और इसकी एग्जांपल हमारे पास इथाइल एसीटेटो एस्टर आती है। इसकी जो फर्स्ट इथाइल एसीटेटो एस्टर की जो कीटो फॉर्म है अगर हम उसमें देखें तो उसमें है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO2 C2H5। अब जब हम इसकी इनोल फॉर्म देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो C डबल बॉन्ड O CH2 था उसका जो एक H था CH2 का, वो ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना के OH बन जाता है। OH बनने की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो वो जो ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाता है 2 कार्बन्स के दरमियान, तो वो CH बन जाता है उधर। तो ये कीटो फॉर्म थी जिसमें C डबल बॉन्ड O CH2 था, और इनोल फॉर्म में हमारे पास COH और डबल बॉन्ड CH बन जाता है। तो ये हमारे पास टोटोमेरिज्म होती है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म। आई होप सो कि आपकी जो भी क्वेरीज थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई एम इन डायर नीड ऑफ़ द सब्सक्राइबर्स। और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।